अच्छा जी। सो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा था, इसमें रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड एलसी का मतलब ये होता है कि चूंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में आ रहे होते हैं, सो हम अपनी एलसी में अपने अकाउंट के साथ जो हमारा बैंक होता है उसी को नॉमिनेट करते हैं कि हमारी एलसी को यही बैंक डील कर सकता है। सो अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है अपनी एलसी को, तो जो एक नॉमिनेटेड बैंक आपने किया होगा वही आपके डॉक्यूमेंट्स को डील कर सकेगा। अगर आपने अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया है तो कोई भी बैंक उस एलसी को डील कर सकता है। अच्छा, अब मुझे पता है थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, हम इसको अभी मैं सिर्फ आपको ये चीजें बता रहा हूं। अब हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं दोबारा। एलसी के अंदर हमने शुरू में बात की कि एलसी में कोई बंदा जाता ही तब है जब उसने अपने रिस्क्स कम करने हो। अब शुरू में हमने बात की कि एलसी की टाइप है एलसी एट साइट। सबसे ज्यादा ये एलसी यूज होती है, हमने सीखना भी इसी को है। पता होना चाहिए हमें दूसरी टाइप्स का भी, लेकिन जो हमने सीखना है, जिसपे हमने दिमाग खपाना है, एफर्ट करनी है, वो एलसी एट साइट है। क्यों? एलसी एट साइट का मतलब ये होता है कि इधर से आपके डॉक्यूमेंट्स लिए और इधर से आपने पेमेंट दी, यानी एक्सपोर्टर को भी इसमें बेनिफिट होता है और इंपोर्टर को भी इसमें बेनिफिट होता है। दोनों का ये वाला रिस्क यहाँ पर खत्म हो जाता है एलसी एट साइट में। एलसी एट यूजेंस उधार वाली एलसी है, अनटिल अनलेस कि आपका कोई ऐसा केस हो तो आप उसमें अगर उधार वाली एलसी में करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, तो फिर है, वरना मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड जो यूज होती है एलसी, वो एलसी एट साइट यूज होती है। एलसी के एतबार से ट्रस्ट कैसे बनता है, अब उसकी उसका एक फिनोमिना समझें। वो फिनोमिना आपने ऐसे समझना है। ये अच्छा, एलसी के ऊपर ना डिफरेंट जो चीजें लिखी जाती है ना, उनको हम क्लास कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, जैसे ये ड्राफ्ट है कि एलसी जब आप बैंक में ओपन करने लगते हैं ना, इसी तरह से आप ये फिल करते हैं और जो आपकी एलसी प्रिंट होके आती है वो प्रिंट होके भी इसी तरह से आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ एलसी, ठीक है, अभी हमने ये इररिवोकेबल रिवोकेबल डिस्कस किया है, दोबारा इसको समझ लेंगे। अभी हम इररिवोकेबल एलसी रखेंगे ताकि जब एक बार एलसी डिसाइड हो जाए तो दोबारा वो कोई भी चेंज ना कर सके। यहाँ पे एलसी का नंबर आ जाता है, डेट ऑफ इशू आ जाती है, डेट ऑफ ये सारा, ये क्लासेस लिखी हुई हैं। क्लास 27, क्लास 48, क्लास 20, 31C, 31D, ये क्लासेस हैं। ये क्लासेस किसने डिसाइड की हैं? आईसीसी यूसीपी 600 रूल के तहत इसकी क्लासेस हैं। ये मैं आपको बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ। मैं आपको ये ना भी कहूँ ना, मैं आपको कहूँ कि आपने ये सिर्फ ये चीजें सिर्फ ये बता दूं कि आपको मैं कहूँ कि यार एलसी इररिवोकेबल होनी चाहिए हमेशा, क्यों? कि एक बार बन जाए तो कुछ चेंज ना कर सके, तो ये बात ये भी ठीक है। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि एलसी की क्लास नंबर 40A क्या कहती है, कि टाइप ऑफ एलसी कौन सी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे इररिवोकेबल। ये इसलिए कि लेट सपोज आप में से बहुत से लोग अगर लेट सपोज अपना डायरेक्टली बिजनेस शुरू नहीं करते, इस कोर्स के बाद जॉब करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि एटलीस्ट 6 माह किसी जगह पे इंटर्नशिप करें, जॉब करें। आपको इतना, ये जो नॉलेज मैं आपको सिखाऊंगा, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है ये कि आपको मजा आएगा करने का अगर आप सब ये सीख लेंगे। लेकिन
जॉब करने से ही होगा, इंटर्नशिप करने से होगा कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो उसमें जब आप प्रोफेशनली ये बात कर रहे होंगे ना कि एलसी की क्लास 40 ये क्या कहती है कि रिवोकेबल होनी चाहिए, वो एक फिर नेक्स्ट लेवल का एक मजा होता है कि अच्छा आपको क्लासेस के अंदर बात करने का पता है। सो इसलिए बता रहा हूँ, ये क्लासेस हैं। जैसे एलजी, कोई आपसे पूछे कि यार एलसी की क्लास 43 पी क्या कहती है, तो आपको ये पता होगा कि अमूमी तौर पर ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में कम ही लोग होंगे जो क्लासेस के साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। चाइना में तो बात इसी तरह से हो रही होती है। चाइना में तो आपको वो यही, इवन सप्लायर और इम्पोर्टर वो एक्सपोर्टर भी आपस में इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हमारी जो 42 बी होगी वो क्या होगी, क्लास 44 एफ क्या होगी। सो ये रूल्स हैं। सो एलसी का हम सबसे पहले अब बात करेंगे। अब मैं आपको एलसी की जो वो वाला रिस्क है कि इधर से डॉक्यूमेंट्स दिए और इधर से पेमेंट आ गई, उसके बाद डीपी के अंदर जो रिस्क रह गया था कि क्वालिटी कौन देखेगा। अगर क्वालिटी वाला कोई आंसर नहीं होगा तो फिर डीपी और एलसी में फर्क क्या होगा, उसको अब डिस्कस करते हैं। एलसी की क्लास 46 ए ये कहती है, 46 ए 46 बी, कि इंपोर्टर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट देगा एक्सपोर्टर को कि अच्छा, अब मैं जितनी क्लासेस समझाऊंगा उसमें आपने ये समझना है कि इंपोर्टर ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा, अपने बैंक को कह रहा है अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमने मेरे ये जो जो पैसे हैं ये एक्सपोर्टर को नहीं मिलेंगे। और एक्सपोर्टर का बैंक सेम एज इट एक्सपोर्टर को बताता है कि इंपोर्टर ने ये सारी चीजें डिमांड की हैं, और ये सारा कुछ आप एलसी ओपन करने से पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में डिस्कस करके तय करते हैं कि ये चीजें होंगी। अच्छा, क्लास 46 बी ए और बी कहती है कि इंपोर्टर ने ये कहा है कि एक तो मुझे एक्सपोर्टर कमर्शियल इनवॉइस देगा, जिसको जो आम जैसे हमारे यहाँ पर जिसको इनवॉइस कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसको कमर्शियल कमर्शियल इनवॉइस भी कहते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस भी कहते हैं। सेकंड उसने कहा वो पैकिंग लिस्ट बना के देगा। थर्ड उसने कहा बिल ऑफ लैंडिंग देगा, जिसको हम शिपिंग वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ उसने कहा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा। इसको हम जब डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिर फिलहाल सिर्फ ये बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये प्रूव होता है कि गुड्स कहाँ से आ रही हैं। ये क्यों जरूरी चाहिए होती है, इसका एक मकसद होता है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में जो पिंक सॉल्ट है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का किस मुल्क में पाया जाता है, किसी को पता है? सर पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान से निकलता है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन वो रिफाइनिंग उसकी मुकम्मल तौर पे इंडिया में होती है यहाँ। पाकिस्तान के अंदर भी नान भी बहुत अच्छा वो उसकी वो होती ये है। अब नहीं होता सिर्फ हाँ, दी पाकिस्तान में बेस्ट। ही रिफाइनिंग। हाँ, दी बेस्ट जो पिंक सॉल्ट है ना दुनिया में वो पाकिस्तान का मशहूर है। हाँ जी। अच्छा, इसी अब तरह मुझे एक सर बात। जी। कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हमने एक मिल के एक कस्टमर डील कर लिया यूएसए से, और उसने हमें हमसे डील की कि मुझे पाकिस्तान से पिंक सॉल्ट चाहिए। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वाकयातन हम जो उसको सॉल्ट दे रहे हैं वो पाकिस्तान से ही दे रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है हमने चाइना से मंगवा के पहले अपने पास रखा हो यहाँ पर और फिर उसको दे दे। इस चीज को इंश्योर करता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है चैम्बर से और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं जैसे टेडैप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिए काम करता है वहां से बनते हैं। इसको हम डिस्कस पूरा करेंगे डॉक्यूमेंट में। सर बताया आपको कि इसका मकसद ही होता है। उसके बाद ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इंपोर्टर ने क्लास 46 बी में कह दिया कि भाई मुझे जब तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, तो अपने बैंक को वो कह रहा है कि पैसे नहीं देने आपने। अच्छा, अब इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दौरान पहले डिस्कस हुआ होगा। अब वो क्या डिस्कशन होती है, वो ये होती है इंपोर्टर ये कहेगा कि मुझे जो है मेरे सामान के हवाले से किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा तुम्हारे सामान के साथ,
फिर मैं तुमसे चीजें लूंगा। और ये कंपनी गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड हो या इंटरनेशनली वेल नोन हो, ये इंपोर्टर बताएगा कि मुझे इस कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये जो कंपनी है ना एसजीएस, आप अपने घर में ना, अगर आपके घर में कोई पैक चीज पड़ी होगी ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये कोई इंटरनेशनल इंटरनेशनल अच्छी कंपनी की, उसमें देखना एसजीएस का साइन लगा होगा। उसका मतलब ये होगा कि उनकी वो जो प्रोडक्ट है वो एसजीएस से सर्टिफाइड है, क्वालिटी इंश्योर्ड है। इसी तरह से कुछ और कंपनीज भी हैं दुनिया के अंदर जो इंस्पेक्शन में अच्छा काम कर रही हैं। अब वो पहले वाले, अब हम देखना जो कुछ भी पढ़ा करेंगे ना ये पहले लेक्चर पे वापस आया करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, ये एसजीएस, टीयूवी, इंटरटेक, ब्यूरोवेटिस, ये इंटरनेशनली पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स जो है, ठीक है, ये। और फिर कुछ और भी गवर्नमेंट इदारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा जब हम टिप के ऊपर जाएंगे। तो वो ये कहता है, अभी सिर्फ समझना ही है कि एलसी के अंदर वो क्या कह रहा है। इंपोर्टर ने ही कह दिया कि भाई मुझे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके साथ लिखा होगा कि किस कंपनी का चाहिए। तो एक्सपोर्टर जब तक वो नहीं देगा, एक्सपोर्टर को उसका बैंक जो है पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। ठीक है जी। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं होती जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बगैर हो। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इसको वैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी को जब शिपिंग वाले में जाएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने सामान मंगवाया है, सामान जो है वो रास्ते में किसी जगह पे जहाज खराब हो गया, समुंदर में उलट गया, कोई हादसा हो गया, कोई कोई ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो उसके अगेंस्ट आपकी इंश्योरेंस होती है, और वो इंश्योरेंस कंपनी फिर आपको पे करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इंश्योरेंस के बगैर ट्रेड नहीं होती, ये कंपलसरी है। ठीक है। हाँ, ये तय होता है कि इंश्योरेंस का पे कौन कर रहा है, इसका भी तय होता है कि इंस्पेक्शन का पे कौन कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन इसके बगैर हो नहीं सकती। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपकी, यहां तक ये जो है ना, ये यहां तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जेनेरिक हैं। नीचे ये जो दो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ना, एक तो ये प्लांट्स सर्टिफिकेशन होता है, कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है स्पेसिफिकली, तो आप ये सैनिटरी सर्टिफिकेशन आपका लगता है, या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो, ये इन दो सर्टिफिकेट्स के अलावा वैसे जनरल फॉर्मूले में आपको समझाता हूँ, ये चैट जीपीटी ने इकट्ठा इसको लिख दिया है। आपने ऊपर वाले सर्टिफिकेशन के अलावा कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका मैकेनिकल प्रोडक्ट हो सकता है, केमिकल प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे जो ये फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होता है ना, ये मम्मी तौर पर पैकेजिंग के लिए चाहिए होता है कि आपने कोई ऐसी पैकेजिंग तो यूज नहीं की जिससे कोई कीड़े बन जाएं या कोई उससे हार्मफुल कोई ऐसा ऐसी चीज हो, ये उसके लिए यूज होती है। और जो सैनिटरी सर्टिफिकेशन होता है ये आप एग्रीकल्चर की किसी प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि कोई एक ऐसी चीज, आपने कोई केमिकल इंपोर्ट किया है, आपने कोई लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे याद आ गया, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे होते तो इन सर्टिफिकेट्स के अंदर उसने लिखना था, इसको ऐसे समझें कि आपने मिसाल के तौर पर एक, आप हम चाइना में बैठे हुए हैं और चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके में या यूरोप में। तो यूरोप में जो सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चलता है ना, वो सीई चलता है। ठीक है।
सीई सर्टिफिकेट चलता है सबसे ज्यादा, ये वाला आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसी तरह से यूके के अंदर जो सर्टिफिकेट अब लेटेस्ट चल रहा है वो यूके सीए चल रहा है। ठीक है। इसी तरह से यूएसए के अंदर मोस्टली एफडीए चलता है। ठीक है। फिर जो आईएसओ है ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड वो है, ये इंटरनेशनल का जो वो। सो कोई भी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्वालिटी का, तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। क्लास 46 ए और बी ये कहती है कि अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर नहीं देगा जो यहां पर लिखा जाएगा, तो उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। आप यहां पर लिख दें कि मुझे इस तरह की क्वालिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, आप मुझे ये वाली पैकेजिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप एक्सपोर्टर से डिमांड कर सकते हैं, जो कि इनिशियली आपका आपस में बात हुई होगी। ऐसा नहीं करते कि पहले एलजी ओपन करवा लेते हैं और उसके बाद एक्सपोर्टर को पता चलता है इसमें इसके अंदर तो इसने ये लिख दिया है कि मुझे फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हमारी तो ऐसी बात ही कोई नहीं हुई। तो पहले आप आपस में डिसाइड करते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरी एलसी, डीपी और डीए और बाकी सारी चीजों से अलग हो जाती है। किसी भी पेमेंट की टाइप के अंदर इंपोर्टर जो है एक्सपोर्टर से ये डिमांड नहीं कर सकता कि जब तक मुझे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे पैसे नहीं होंगे। अब लेट सपोज आपने इंस्पेक्शन कंपनी से सर्टिफिकेट ले लिया है, और ये जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है ना, ये उस वक्त होता है चीजें बन गई, चीजें लोड होने लगी हैं कंटेनर में, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी जो होती है फिर जाती है चीजों को टेस्ट करती है, अपनी निगरानी में सारी चीजें टेस्ट करके टेस्ट सर्टिफिकेट बनाती है, चीजें लोड होती हैं और कंटेनर को सील लग जाती है। ऐसा नहीं होता कि 4 महीने पहले वो सर्टिफिकेट बना के चले गए और उसके बाद सामान जा रहा है उनको पता ही नहीं है। ये पोर्ट के ऊपर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन हो रही होती है। तो अगर ये पोर्ट के ऊपर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल गई है और जो क्वालिटी आपने डिमांड की है, जो आपने सर्टिफिकेशन मांगी है, आईएसओ मांगा है, सीई मांगी है, वो उसके ऊपर पूरा उतर रही है, तो क्वालिटी वाला जो हमारा मसला है, तो वो एलसी की इस क्लास के अंदर हल हो जाता है, जो कि बाकी हमें पेमेंट्स मेथड के अंदर नहीं मिलता। हम किसी के अंदर ये डिमांड नहीं कर सकते। सो पहली चीज। अब शुरू से हम उसको एलसीएट साइड के ऊपर जाते हैं। यहां पे ये। सो पहली चीज जो हमने समझनी और समझी और सीखी वो ये कि हम हमेशा एलसी पे काम करें, एलसी एट साइड पे, इधर से डॉक्यूमेंट्स उधर से पैसे, और उसके अंदर क्लास 46 ए और बी के अंदर हम अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखवाएं। सेकंड चीज, जो हम एलसी एट साइट में रहते हुए अब जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो आपको मैं अब क्लास से समझाता हूँ, क्लासेस से, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। ये इतना इजी है कि आप 5 साल बाद इसको आपस में डिस्कस करेंगे आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मेजर समझने वाली चीजें 5 साथ ही हैं। वो मैं अब आपको बता देता हूँ। जैसे टाइप ऑफ एलसी मैंने आपको बताया, हमेशा इररिवोकेबल। एक बार दोनों की डिस्कशन के बाद एलसी ऑन हो जाए तो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि दोनों की अप्रूवल लगे, एक्सपोर्टर भी एग्री हो कि हाँ ठीक है हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है। एक एलसी नंबर बन जाता है, इसको समझने की जरूरत। एलसी जब ओपन होती है तो एलसी का एक नंबर होता है इंटरनेशनली, वो फिर आप अपने उसको देते हैं। फिर एलसी की क्लास के अंदर जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं उस पेपर के अंदर, तो एलसी की डेट ऑफ इशू लिखी जाती है क्लास में, उसकी डेट एंड प्लेस एक्सपायरी लिखी जाती है। ये एलसी है ओरिजिनल पेपर मैंने, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में आपको समझाने के लिए वो किया हुआ है। ठीक है। एलसी नंबर आ जाता है उसके नीचे,
डेट ऑफ इशू लिखी जाती है, एलसी कब बनी है, चेक करने वाली जो चीजें होती हैं। उसके बाद एलसी जो है वो किन रूल्स के तहत डील की जाएगी। तो हमेशा एलसी यूसीपी 600 के अंदर डील की जाती है। उसके बाद एलसी की डेट और प्लेस एक्सपायरी लिखी जाती है। ये इसलिए लिखी जाती है कि आपने एक्सपोर्टर को कहा कि यार मुझे ये सामान एक महीने के अंदर चाहिए, तो अगर वो आपसे एग्री करेगा तो फिर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी जाती है एलसी के ऊपर कि अगर इस डेट के बाद सामान शिप करेगा ये, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एलसी खुलवाने वाले का नाम आता है, किसके नाम पर खोली जा रही है उसका नाम आता है, किस करेंसी में खुल रही है एलसी। अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में डॉलर के अंदर एलसी खुलती है, और उसकी अमाउंट क्या है। ऊपर हमने यहां पर ये लिखा कि बेनिफिशियरी कौन है, यानी एक्सपोर्टर का नाम और उसका वो सारा आएगा। नीचे ही आएगा कि एक्सपोर्टर के किस बैंक में वो एलसी आएगी और उसको डील करेगा। ठीक है, यहां पर उसका वो बैंक आता है 41D के अंदर। अच्छा, 42C जो है एलसी की टाइप लिखी जाती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि एलसी जो है वो हमेशा एलसी एट साइट के ऊपर आप डील करें। ये वाली एलसी जो है इस क्लास के अंदर, अनटिल अनलेस कि आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशन है और आप उधार पे माल ले सकते हैं तो ले लें एलसी यूजेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो बैंक आपको एलसी इशू करेगा, यानी इंपोर्टर का बैंक ड्रॉई में, उसका वो आता है नेम और सारी चीज़ें। पार्शियल शिपमेंट्स अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि पार्शियल शिपमेंट्स ना हो, अनटिल अनलेस कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी 1,000 गाड़ियों की एग्जांपल ली कि एलसी एक ही ओपन होगी और 100 एलसी 100 गाड़ियां आ रही होंगी, तो वो उसको अलाउ कर रहे हैं आपके, ठीक है ये 100 गाड़ियां भी शिप करवा सकता है। लेकिन नॉर्मल ट्रेड के अंदर जहाँ पे आप अपना सामान लेना है, आपने पार्शियल शिपमेंट्स को हमेशा वेरीफाई करना होता है कि मेरी एलसी जो है वो पार्शियल शिपमेंट अलाउ नहीं कर रही, मुझे सामान एक ही बार सारा चाहिए। ट्रांसशिपमेंट जो है उसको भी आपने देखना होता है। ट्रांसशिपमेंट ये होता है कि जो मेरा मेरा जो सामान है वो डायरेक्ट मुझे आए। होता क्या है, आप में से कभी किसी ने इंटरनेशनल सफर किया, हारिस ने भी किया है, और किसी ने किया इंटरनेशनल सफर। जी सर, किया हुआ। ट्रांजिट का क्या मतलब होता है इंटरनेशनल सफर के अंदर। सर दो ट्रांजिट होता है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन है और दरमियान में, फर्ज करें आप जा रहे हैं बैंकॉक, तो रास्ते में आप गोंजो में रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो ट्रांजिट एयरपोर्ट होता है। वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है। जी वेरी गुड। और डायरेक्ट फ्लाइट क्या होती है। सर, डायरेक्ट फ्लाइट होती है कि मैं, अगर मेरे डेस्टिनेशन गोंजो है तो मैं कराची से गोंजो सीधा पहुंच जाऊंगा, तो डायरेक्ट फ्लाइट होगी। राइट। एलसी के अंदर हमने ये देखना होता है कि हमारी जो ट्रांसशिपमेंट है उसका क्या सीन है। अगर तो आपका वेंडर आपको ये कह रहा है कि यार मैं आपको घुमा फिरा के ट्रांजिट करके वो भेज रहा हूँ, तो फिर तो आप उसको ये अलाउ करें। अगर आपकी ऐसी कोई डील नहीं है तो फिर आपने हमेशा ट्रांसशिपमेंट को इसको कभी अलाउ नहीं करना। वो फिर आपका वेसल डायरेक्ट, यानी आप अगर लेट सपोज चाइना से सामान खरीद रहे हैं, तो आप क्यों अलाउ करेंगे चाइना से पहले वो दुबई जाए, फिर दुबई से यूके जाए, वापसी पे जब इधर आए तो आपका सामान उतार दे। तो इसको क्लास 43T के अंदर हम ट्रांसशिपमेंट को देखते हैं कि डायरेक्ट आ रही है कि घूम फिर के आ रही है। उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग की क्लास आती है, कहाँ से सामान लोड होगा, कहाँ पे आप मंगवा रहे हैं डिस्चार्ज होगा, वो डाटा लिखा जाता है। शिपमेंट की डेट्स लिखी जाती हैं। गुड्स जो आप डील कर रहे हैं उनकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि आप क्या प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, सब कुछ लिखा जाता है इसके अंदर। कितने पीसीस, क्या चीज़ें, कौन सी टाइप, सब कुछ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है आपकी प्रोडक्ट्स में। ये डॉक्यूमेंट्स हमने देखे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 46A और 46B के अंदर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायर्ड किए हैं उसके अंदर। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपने कोई एडिशनल कोई शर्त रखी हुई है तो वो आप
47A में मांग सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने कुछ मांगना है या एडिशनल कोई बात आपने बैंक को कहनी है, कुछ भी आपने कहना है, तो वो आप यहाँ पर सेपरेट अपना कोई भी रूल लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लास 48 ये होती है कि जो शिपमेंट होती है ना, उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। आपने शिपमेंट डेट ये दी, जैसे आज तारीख है 18, आपने कहा कि यार 20 तारीख तक मुझे ये सामान देना है वरना एलसी कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आप एक उसके साथ कन्वर्सेशन करके उसको 4-5 दिन ऊपर देना चाहते हैं कि 20 आखिरी तारीख है लेकिन चलो मैं 5 दिन तुम्हें ऊपर नीचे दे सकता हूँ, तो वो आप पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर लिख देते हैं, बैंक को बता देते हैं कि अच्छा 20 तो आखिरी तारीख है लेकिन चलो अगर ये 25 से पहले पहले भी दे देता है तो एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लास 49A जो है वो कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस देती है कि किसी थर्ड बैंक से आपने कंफर्म करवानी है एलसी, अगर करवानी है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर लें कि इस बैंक से उसको आप कंफर्म करें। उसको कंफर्म्ड एलसी कहते हैं। ठीक है। क्लास 70B ये बताती है कि एलसी के चार्जेस कौन देगा, इंपोर्टर दे रहा है या एक्सपोर्टर दे रहा है, तो ये आपस में आपका डिसाइड होता है। जो इंपोर्टर जो होता है एलसी ओपन करने के जो चार्जेस होते हैं वो तो एप्लीकेंट के ऊपर ही होते हैं। लेकिन जैसे कंफर्मिंग बैंक का हमने डिस्कस किया कि वो तो एक्सपोर्टर कह रहा है ना कि मुझे एक अलग से ही मुझे तीसरे बैंक की भी चाहिए, तो उसका फिर एक्सपोर्टर देता है। तो ये आपस में डिस्कशन होती है और वो यहाँ पर 71B में लिखी जाती है कि कौन इसको डील करेगा। जो क्लास 57D होती है ये बताती है कि बैंक जो है वो सिर्फ नोटिफाई कर सकता है एक्सपोर्टर को और बैंक के अलावा जो है वो कोई भी बैंक, मतलब कोई भी दूसरी पार्टी इसको वेरीफाई नहीं कर सकती, बैंक ही उसको वेरीफाई करेगा। ऑब्वियसली बैंक उसमें वो होता है तो बैंक उसको वो करेगा। एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछे। सर वो जो हम थर्ड कंपनी साथ रखेंगे, जिस तरह वो थी एसजीएस थी, वो सिर्फ हम अपने गुड्स की इंस्पेक्शंस के लिए करेंगे, वो उसमें कोई नहीं होगा कि वो कंपनी की इंस्पेक्शन वगैरह करेगी। आप कंपनी की इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं हम उसी इदारे के थ्रू। उसी इदारे के थ्रू। मिसाल के तौर पर आपने किसी से डील करनी है $1 लाख की, ठीक है, तो आप जी। कहते हैं कि यार मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं, तो आप उस इदारे को कहते हैं कि हम्म। मुझे इस कंपनी का ना इस कंपनी की इंस्पेक्शन करवानी है, तो आप अपने एक्सपोर्टर को बता देते हैं। अच्छा, बहुत सारी दुनिया के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं हम्म। वो उन्होंने ऑलरेडी ये इंस्पेक्शंस करवाई होती हैं। सही। मैं आपको अभी बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको एक इन केस समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे ना तो आपको इतना वो फील होगा, फ्रूटफुल फील होगा, जैसे बंदे ने कोई अच्छा नारों का जूस पिया हो तो उसको पता होता है ना मैंने कुछ खाया पिया है। तो ये जी जी बहुत बिल्कुल। बहुत नेक्स्ट लेवल का स्किल आप इनहेंस कर लेंगे। आपको एक आंख ऐसी आ जाएगी आपके अंदर देखने वाली कि वो एक सेकंड में पहचान लेगी इस बंदे से काम करना है कि नहीं करना। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें इंटरनेट ने अलाउ कर दिया ना पाकिस्तान के अंदर, ये भी तो बड़ा मसला है ना। पाकिस्तान में आपको पता है पहले हमें इंटरनेट को हिसाब देना पड़ता है फिर हम आगे कोई बात करते हैं। हाँ। वो नेट का इशू होगा, चले कैरी हाँ ऑन बहरहाल करते हैं, चलो उसका क्या इसको करें। मैं अभी अभी हम इसको देख लेंगे। जो बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेशनल, जो अच्छा काम कर, जो जिनको पता होता है कि दुनिया में काम कैसे उन्होंने इन इदारों से अपनी इंस्पेक्शन ऑलरेडी करवा के रखी होती है। आपने जैसे ही बिल्कुल बात सही। की इंपोर्टर ने कि यार मैं इतना बड़ा ऑर्डर आपके साथ कर रहा हूँ तो मुझे आपकी इंस्पेक्शन वो कहेगा सर एक सेकंड रुके, उसी वक्त आपको लेटर भेजेगा, ये ले सर सही। ये मेरी सही सही। इंस्पेक्शन पड़ी, अगली बात करें। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि मैं गुड्स की इंस्पेक्शन करवाऊंगा, वो कहेगा ठीक है 120 मिल रहा। देखो जो अच्छा का, क्या चेक कर रहा है। लेट सपोज हमने अगर हाँ अच्छा काम करना है एज एक्सपोर्टर,
तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि हम इंपोर्टर को, हमें पता है कि इंपोर्टर को किस किस चीज का डर होगा, तो हम ऑलरेडी उससे खुद बात कर लेंगे कि भाई तुम्हें ये चाहिए, ये चाहिए, ये लो ये ले लो, ये चाहिए ये लो ये ले लो, ताकि इंपोर्टर किसी तरह उसमें भाग ही ना सके। तो ये दी बेस्ट अप्रोच होती है। अब जैसे इन्होंने किससे करवाई होगी कंपनी प्रोफाइल, देखते हैं, एक तो और भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, वेरीफाइड बाय एजीएस ग्रुप। आप इनकी रिपोर्ट बिल्कुल यहाँ से सही, डाउनलोड भी बिल्कुल कर सही। सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने अच्छा, इसको क्या जरूरत है कि इसने यहाँ पर सर्टिफिकेशन, इसलिए कि इसको ये पता है कि जिस बंदे के पुत्र को पता होगा ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने के बाद ना मुझसे पूछेगा ही नहीं कि मुझे क्वालिटी का बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि एक एक जनरेट हो जाएगी ना, एक हवा जनरेट। अब एजीएस जो है वो इंटरनेशनली सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा इदारा है। एक कंपनी कह रही है कि भाई मेरी एजीएस की वो इंस्पेक्शन लगी हुई है, तो आप उससे दूर, आप बात करते वक्त भी हिचकिचाओगे कि यार मैं इससे पूछूं कि ना पूछूं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया ये लाइसेंस लगे हुए हैं। एजीएस की साइड पे जाएं, ये लाइसेंस नंबर लगाएं, वो बता देगा एजीएस के, इसको मैंने। अच्छा, फिर इस रिपोर्ट के अंदर मजे की बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा होता है कि मैंने किस किस प्रोडक्ट क्वालिटी की इंस्पेक्शन की है, मैंने इनकी फैक्ट्री की इंस्पेक्शन की है, यानी जो भी। हवा में तीर नहीं होता कि अच्छा क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। सो ये सिर्फ एक आपको मैंने चीज बताई कि वो बड़ी कंपनीज आपको मौका ही नहीं देती, बट हमें पता इसलिए होना चाहिए कि जब हम काम कर रहे हो तो हम, जब हम उससे कम्युनिकेट करें तो उसको पता हो कि हाँ यार ये, इसको पता है। ओके, क्लास 53 ए जो है वो रीइंबर्सिंग बैंक बताती है। ये बैंक जो है वो आपके इंपोर्टर के साथ जुड़ा होता है, उसी के मसाइल देख रहा होता है। ये इसमें हमारा कंसर्न नहीं कोई होता। क्लास 72 जो है वो रिसीवर इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि किस तरीके से काम हो रहा होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगी। अच्छा, उसके बाद एक आपने चीज़ और, दो चीज़ें सिर्फ रह गई हैं बताने वाली, बाकी हमने मेन मेन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक आपने ये देखना होता है कि ऊपर हमने कहाँ देखा था, ये कुछ आपने ये चीजें देखनी होती हैं कि आप अपने उसको ये अलाउ कर रहे हैं कि एडवांस पेमेंट वो ले सकता है, या आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाईजान एडवांस पेमेंट वाला कोई चक्कर नहीं है, जब सामान देंगे तो पूरी पेमेंट तब मिलेगी आपको। रेड क्लॉस एलसी आपने देखनी होती है। सो जितनी क्लास को हमने डिस्कस करना होता है एलसी के अंदर, जो इस डॉक्यूमेंट में ये सारे लिखे हैं, एलसी में जो हमने सारा देखना होता है, एलसी का पेपर बन के इस तरह से आता है हमारे सामने, अमाउंट्स लिखी जाती हैं सारी चीज़ें, और वो उसको हमने, ये सारी क्लासेस को डिस्कस करना होता है। वो हमने सारी देखी हैं कि एलसी के हम, अब इस पूरे इस एलसी के प्रोसेस को सुनने और देखने के बाद अब ये बताएं कि क्या अब कोई किसी के जहन में रिस्क वाला क्वेश्चन बाकी है कि कहाँ पे कोई रिस्क बचता है, किसी जगह पे कोई चीज, किसी चीज का, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर किसी के एतबार से। तो एलसी की इन सारी क्लासेस को डिस्कस करने के बाद, इस क्लैरिटी से डिस्कस करने के बाद, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं बचता जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए होता हो। अगर आप लोगों के किसी जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें इन सारी चीजों के ऊपर आप। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी पूछें पूछें। सर, इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम इस तरह करते हैं कि अपने सप्लायर के साथ ना एलसी पे काम करते हैं, और एक या दो ऑर्डर के बाद फिर हम बजाय इसके कि हमें बैंक को 1% देना पड़े, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि डीए या डीपी पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारा रिलेशन अच्छा बन चुका होगा आपस में। ऑब्वियसली वो तो हमने डिस्कस किया ना कि जब आप दो चार बार काम कर लें और आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो आप उस पर डीए पे तो कभी काम नहीं वो करेगा, डीपी पे काम करेगा कि ठीक है इधर से डॉक्यूमेंट्स आए और इधर से आपने पेमेंट कर दी, ताकि आपको ना खर्चा ज़्यादा पड़े और ना ज़्यादा
कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी हो, बट आफ्टर ट्रस्ट। बिल्कुल सही सर। काफी मजा आया सर, काफी चीजें सीखी आज के लेक्चर में, और बिल्कुल ड्राई नहीं रहा लेक्चर। थैंक आप यू। असल में थोड़ा काम करते हैं ना, इसलिए आपके लिए ड्राई नहीं रहा। बाकी लोगों के कमेंट्स लेते हैं ना, बाकी लोगों के क्या कमेंट्स हैं। जरूर जरूर। शिजा साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी क्लासेस हैं, ये क्लासेस इंक्लूड करने से या एक्सक्लूड करने से एलसी की टाइप चेंज हो जाती है, नहीं या फिर ये नहीं सारी एलसी एट साइट की क्लासेस ही थी? नहीं, ये क्लासेस स्टैंडर्ड हैं। एलसी आपने चूज करनी है। वो मैंने आपको बताया है कि एलसी एट साइड पे काम करना है। सही। मिसाल के तौर पर आपने किसी के साथ उधार पे काम करना है, तो आप ये एलसी यूजेंस पे काम करेंगे, लेकिन क्लासेस वही लेकिन होंगी उसमें सारी। क्लासेस वगैरह वही होंगी, ठीक होगा, हाँ। ठीक होगा। गुड। आपने मिसाल के तौर पर सारी क्लासेस के अंदर बताना होता है कि यार ये कुछ चेंज कर सकता है, रिवोकेबल है कि नहीं, ये मुझे शिपमेंट सीधी भेजेगा कि उल्टी भेजेगा, इसको पेमेंट किस करेंसी में दूंगा, डॉक्यूमेंट, वो हर चीज़ आपने सारी क्लासेस सारी टाइप्स में बतानी होती हैं। लेकिन जो मोस्ट यूजेबल एलसी दुनिया के अंदर, वो मैंने आपको बताया कि वो एलसी एट साइट है। आपने उधार पे काम करना है, आप एलसी एट यूजेंस पे काम करेंगे। मेजर जो 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 इन दोनों के अंदर फर्क होता है। कंफर्म्ड एलसी का मैंने बताया कि वो बेशक यूजेंस के ऊपर हो या साइड के ऊपर हो, वो तीसरे बैंक की गारंटी ऐड हो जाती है उसके अंदर। तो ये आपने डिसाइड करना है, क्लासेस वही रहेंगी उसकी। सही सही सही। बैंक्स के लिए काफी ज्यादा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है शायद, इसीलिए 1% फीस लेते हैं। पाकिस्तान में एक ही बैंक काम करता है मिजान के? मल्टीपल नहीं, बैंक्स हैं जो एलसी? सारे बैंक्स काम करते हैं, सारे। हर सही हर बैंक, जो भी इंटरनेशनल बैंक है जिसके पास फुल अथॉरिटी लाइसेंस्ड है, जब भी आप किसी सही सही। बैंक, अभी वैसे हम जब कंपनीज वाले लेक्चर पे जाएंगे ना, कि हमने यहाँ पर कंपनी कैसे बनानी है, इंपोर्ट लाइसेंस, वो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वैसे भी बता रहा हूँ कि जब भी किसी बैंक में जाए, उससे पूछ लिया करें कि यार ये फुल ऑथोराइज्ड लाइसेंस्ड बैंक है या पार्शल ऑथोराइज्ड है। जो फुल ऑथोराइज्ड बैंक हैं, जैसे मीज़ान, एचपीएल, अल्फला, ये सारे इंटरनेशनल ट्रेड पे काम करते हैं। ठीक ठीक। ओके। ब्रांच का भी पूछ लिया करें सर जाके। जी। सर, मेरा एक सवाल है। वैसे तो वो एलसी से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो डेफिनेटली है। जी, सर, अब हो सकता है ये सवाल की जगह ये मेरा गलत ख्याल हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाह रहा हूँ जरूर पूछिए। कि पाकिस्तान, जी, पाकिस्तान में जब आमतौर पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्टफ कहीं से भी, तो ये छोटे बिजनेसेस प्रेफर करते हैं कि इंपोर्ट एजेंट के थ्रू किया जाए ये काम, बजाय कि वो खुद इस तरह एलसी खोलें या ऐसे सारे। इसकी क्या वजह है सर? अगर मैं सही पूछ रहा हूँ आपसे, तो मेरा ये ख्याल है कि लोग आमतौर पे इंपोर्ट एजेंट्स के ऊपर सहारा करते हैं, बजाय कि ये खुद ही किया जाए। आ, इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद उन लोगों को काम नहीं आता, या कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको सारी बारीकियों का नहीं पता होता। और यही वो स्पेस है जिसके अंदर आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। आप लोग अपनी, एक मैं आपको टर्म बताऊंगा आगे चल के, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी लॉ। ये ईएमसी। तो ये कंपनीज पूरी दुनिया में सर्विस देती है, जैसे मेरी टोर्स का कंपनी है, वो यही सर्विस देती है। तो ये आप लोगों के लिए, जो जो स्किल्ड वाला बंदा है, उसके लिए स्पेस यही है कि वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाए और सर्विसेज दे ऐसे लोगों को। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। लीगल कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लीगल वो बस बंदे का अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो खुद नहीं कर पा रहा। मैं बाकी लोगों से भी कमेंट्स लेता हूँ अपने नए उसके अंदर। ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। मैं रीजन वेट करके आप लोग को भेज रहा हूँ।